Hello dear student, good morning, good afternoon, good evening, whatever you are feeling connected with this. सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आज के इस थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थर्ड पार्ट के साथ हम लोग अवेलेबल हैं आज, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे मैचिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस प्रकार के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वन कॉलम से वन मैचिंग सवाल से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं आज के इस तीसरे पार्ट में, जहाँ पे हम लोग मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में क्वेश्चन करेंगे। कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी जिसको कि हमको उसमें करेक्ट करके सही आंसर को फाइंड आउट करना है। तो आइए आज के इस पहले सवाल और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, एंड क्वेश्चन इज गिवन दैट मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द यूनिट्स गिवन इन कॉलम सेकेंड। तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पहला है डेलम, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी। ई सेल मीन्स पोटेंशियल ऑफ सेल। के, दैट इज़ कप्पा कंडक्टिविटी, एंड जी स्टार विच वन इज़ गिवन, इट इज़ कॉल्ड एज द सेल कांस्टेंट। तो जब कभी भी डियर स्टूडेंट इस प्रकार के सवाल को करें तो पहले दोनों कॉलम्स के अंदर जो दी गई डेटा हैं, दिए गए डेटा हैं, उन डेटा को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे सेकंड कॉलम में जो यूनिट दिया गया है, साइमन पर सेंटीमीटर पर मीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड वोल्ट। इन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हमको इस यूनिट के साथ जो है मैच कराना है। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट याद रखेंगे, कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन। सो कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी का फर्स्ट जो मैच करेगा सी के साथ, यस, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ई सेल जो कि पोटेंशियल है, जिसको कि हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। कंडक्टिविटी इज व्हाट, दैट इज जस्ट साइमन पर सेंटीमीटर। थर्ड का ए, एंड देन दिस इज द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, दैट इज लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ की यूनिट आपकी मीटर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो लेंथ मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, सो इट विल जस्ट गो अपसाइड, सो पर मीटर। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन के करेक्ट जो है मैचिंग हैं, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, एंड दिस फोर्थ का जो है बी। सो इस तरीके से आप लोग जब भी क्वेश्चन इस मैचिंग द फॉलोइंग करें तो ध्यान से करना है। और इस, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस एक क्वेश्चन से हम लोग एक नहीं 4 क्वेश्चन, वी आर अटेम्प्टिंग द 4 क्वेश्चंस एट इन अ वन क्वेश्चन। सो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, मैच द टर्म्स इन गिवन कॉलम फर्स्ट विद द टर्म्स ऑफ सेकेंड कॉलम। So here some physical quantities are given, that is molar conductivity, E0 cell conductivity, and Gibbs free energy. Change in Gibbs free energy of the cell. Now into the second column, intensive property depends on the number of ions, extensive property increase with the dilution. तो एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग एक एक, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसकी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इन चारों में से हमको फाइंड आउट करना है। तो ई सेल ऑफ E0 सेल, स्टैंडर्ड जो है EMF ऑफ द सेल, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सेकंड का ए, देखिए सेकंड का ए। नाउ
डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस और वॉल्यूम, तो किस पे डिपेंड करता है, तो दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी यानी फर्स्ट का हो गया इंक्रीज विद डाइल्यूशन, फर्स्ट का है डी। देन थर्ड पैरामीटर दैट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज व्हाट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस एंड द वॉल्यूम, सो इन सच वेनर थर्ड का बी। एंड दिस वन इज गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, इट इज जस्ट व्हाट इज दैट, इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके का सवाल पहले भी कर चुके हैं हम लोग। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी इट विल बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। इन कॉलम फर्स्ट विल गो थ्रू फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी, मरकरी सेल, फ्यूल सेल, रस्टिंग। नाउ मैक्सिमम इफिशियंसी, तो मैक्सिमम इफिशियंसी किसकी होती है, दैट इज ऑफ द फ्यूल सेल। मैक्सिमम इफिशियंसी सो फ्यूल सेल की, फ्यूल सेल, या हम ऐसे मैच करें फर्स्ट का, तो लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी के लिए मैक्सिमम प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन गिव द स्टडी, या ये, तो फर्स्ट का हो जाएगा डी, दैट इज लेड इज एनोड एंड लेड ऑक्साइड इज द कैथोड। मरकरी सेल के लिए मैच करें तो मरकरी सेल के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं होती है, प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन नहीं होता है, गिव्स द स्टडी पोटेंशियल, वाई बिकॉज मरकरी सेल डू नॉट, मरकरी कटायन या मरकरी आयन डू नॉट पार्टिसिपेट इनटू द रिएक्शन। तो इनके मरकरी कटायन के या मरकरी आयन के जो कंसंट्रेशन बदलती नहीं है इस तरीके से। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल की जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, तो थर्ड का हो जाएगा ए, फ्यूल सेल की जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तो थर्ड का हो जाएगा ए। रस्टिंग, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। रस्टिंग क्या होती है, इट इज द कोरोजन या डिग्रेडेशन ऑफ द आयरन बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो दिस रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन। एक बार गैल्वेनाइजेशन की भी डिफिनीशन पूछी गई है आपसे कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो इट इज़ द कोटिंग ऑफ द आयरन विद द जिंक। जिंक, जिंक मेटल से जो है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो दैट इज द कोटिंग ऑफ द आयरन विद द हेल्प ऑफ द जिंक मेटल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द गैल्वेनाइजेशन। तो इस तरीके से 52 का जो है फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी ऑप्शन इट विल बी द करेक्ट। नाउ इन द केस ऑफ 53rd क्वेश्चन, हियर इन कॉलम फर्स्ट गिवन देयर इज के यानी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज अल्फा इज व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड क्यू इज व्हाट चार्ज। तो कंडक्टिविटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिविटी का जो है फार्मूला है फर्स्ट का डी, दैट इज 1/r इंटू दिस जी स्टार। डी स्टार इज व्हाट, दैट इज द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला होता है L/A अपॉन दिस इज द रेसिस्टेंस 1/r इंटू। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी विल इक्वल टू 1/r मीन्स कंडक्टेंस एंड दिस वन इज द सेल कांस्टेंट। तो इस तरीके से सवाल कई बार बोर्ड में आए हुए हैं माय डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैच द फॉलोइंग, ये जो आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से कॉलम को मैच करा करके, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करा करके, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जो फॉर्म को आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन, तो मोलर कंडक्टिविटी इज व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है कंडक्टिविटी अपॉन द सी, दैट इज सी रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन। तो दूसरे का मैच द फॉलोइंग में दूसरे का जो करेक्ट मैचिंग होगी सी के साथ। नाउ अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से थर्ड का जो मैचिंग करेक्ट होगी किसके साथ होगी, बी के साथ होगी। नाउ दिस वन इज क्यू इज व्हाट, क्यू इज द चार्ज, सभी लोग को पता है आई इंटू टी। तो इस तरीके से करेक्ट इसका जो मैचिंग जो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैच द फॉलोइंग टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्विक रिवीजन करने के लिए, किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 54, इन कॉलम फर्स्ट इज गिवन लैक्लांसे सेल, निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल एंड मरकरी सेल। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेल दिए हुए हैं
और इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वी हैव टू मैच विच वन इज द करेक्ट वन। सो लैक्लांसे सेल इज व्हाट, कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं, गलत बात है। लैक्लांसे सेल के लिए जो है दैट इज व्हाट, फर्स्ट का डी, दैट इज दिस रिएक्शन, रिएक्शन एट द एनोड। यानी लैक्लांसे सेल में क्या होता है कि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का इलेक्ट्रोड लगा होता है, ठीक है। निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम के केस में क्या होता है कि दिस सेल इज द रिचार्जेबल सेल होता है, इसको हम लोग बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल के लिए देखिए यहाँ पे सेल रिएक्शन दी गई है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूल सेल, सेल रिएक्शन यानी फ्यूल से हम लोग केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फ्यूल एनर्जी को जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ से फ्यूल सेल का तीसरे का ए हो जाएगा, और साथ साथ में फ्यूल सेल कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये डिफिनीशन होती है फ्यूल की। तो थर्ड का ई बी हो जाएगा, तो थर्ड के लिए फ्यूल सेल के लिए ए एंड ई। मरकरी सेल के लिए बहुत ही खास बात यह है कि जो मरकरी का जो एटम है, कैटायन है, वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए जो है कांस्टेंट वोल्टेज देता है थ्रू आउट द ऑपरेशन, और इसको हम लोग हियरिंग एड्स के जो है उसमें कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे कि वॉकमैन हो गया और इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस हो गए, उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग नीचे यहाँ से बना लेंगे, 1 का डी, सेकेंड का सी, थर्ड में ए एंड ई, एंड फोर्थ में बी विल बी देयर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, और कॉलम 1 के अंदर इस तरीके से कुछ कटायन और कुछ जो है एनायन और साथ साथ में कुछ मॉलिकुलर जो है एटॉमिक जो है मॉइटी दी हुई हैं, और इसके बारे में इन डेटा से हमको जो है कि कॉन्क्लूजन निकाल के और सही स्टेटमेंट को फॉलो कराना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबका जो है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मैच कराइए। यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। लिथियम लिथियम आयन में इस तरीके, लिथियम आयन लिथियम में ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ भी ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ध्यान दे रहे हैं ना? यस। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल में देखेंगे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, एसआरपी निगेटिव है, इसका भी पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है। तो जिस भी पर्टिकुलरली इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, एसआरपी को निगेटिव और पॉजिटिव के टर्म में देखना होता है, और किसकी वैल्यू कम या ज़्यादा है उसी के बेस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिथियम कैटायन का जो है एसआरपी क्या निगेटिव दिखाई दे रही है हमको, यस। तो इसका मतलब कि इसका जो है कि ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, लिथियम आयन का लिथियम का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिथियम मैच कराना है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एटम हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो पहले का है मेटल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पहले में, तो मेटल कौन सा रिड्यूस आसान से, तो दैट इज़ द लिथियम, लिथियम। तो सेकंड का हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे जो है कि पूछा गया है कि लिथियम हो गया। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्या है, इस तरीके से फ्लोरीन एक ऐसा जो है नॉन मेटल है विच इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो है कि फ्लोरीन में देखेंगे तो इसका जो एसआरपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव है, और इस तरीके से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका जो है ज़्यादा होने की वजह से इसमें रिडक्शन होगा, यानी इसके अंदर क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल विच इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले का सी। इसके अगली स्लाइड में हम इसका आंसर देख सकते हैं। तो ये जो है पहले का देखिए सी है, दूसरे का ए है, और इस तरीके से हम जो है बहुत सारे डेटा के बेस पे इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इसके बारे में दिया है, कैटायन के बारे में, गोल्ड के बारे में दिया है। तो गोल्ड यहाँ पे देखें, गोल्ड का जो है एसआरपी है 1.4, एसआरपी कितना है 1.4, पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है यहाँ पे 1.09 इससे ज़्यादा है, और ये इसमें 2.8। तो इस कहने का मतलब एक ऐसा ये मेटल है, एक ऐसा मेटल आयन है विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक प्रकार से कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा थर्ड का जो है, थर्ड का देखें, थर्ड का जी,
थर्ड का जी, दैट इज व्हाट मेटल आयन विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो को इस यहाँ पे इसको पॉज करके और 1 बाय 1 जो है मैच करके आप आंसर निकालेंगे, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है, थर्ड का जी है, फोर्थ का ई है, फिफ्थ का डी है, और सिक्स का बी है, सेवन्थ का जी एंड एफ है। तो इस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। यदि कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो यू कैन लीव द कमेंट ऑन द पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेस पे हम लोग इसमें से गिवन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर जो है उसको मैच करा करके करेक्ट आंसर निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का जो क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पलर के अंदर वो है असर्शन एंड रीजन टाइप का, और एज पर द न्यू एग्जामिनेशन शेड्यूल 2022-23 उसमें जो है असर्शन रीजन के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस विल बी देयर। तो उसमें जो है 4 क्वेश्चंस में से असर्शन रीजन के भी प्रैक्टिस हम लोगों को बहुत तगड़े तरीके से करना है, और ख़ास करके वही असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। उसी के बेस पे उसी से मिलते जुलते सवाल हम लोगों से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए असर्शन रीजन्स के सवाल करते समय कुछ हम लोगों को पॉइंट्स ध्यान में रखना होता है। जो इंस्ट्रक्शन असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के पहले दिए रहते हैं उन असर्शन रीजन्स के इंस्ट्रक्शन को हम लोगों को क्लियरली पहले पढ़ना होता है। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में, फोर्थ स्टेटमेंट, या कितने स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हैं, हो सकता है कि किसी क्वेश्चंस में जो है कि 4 ही स्टेटमेंट दिए रहते हैं, कभी कभी 3 ही दिए रहते हैं, लेकिन हमको कितने स्टेटमेंट दिए हैं उन स्टेटमेंट के टर्म और कंडीशन को क्लियरली पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो उस केस में हमको जो है अलग तरीके से ऑप्शन देना होता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड, हाँ, उसमें हमको फर्स्ट ए मानना है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करना है। यदि असर्शन एंड रीजन बोथ आर द ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो उसमें हमको सेकेंड ऑप्शन को लिखना होता है। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, असर्शन ट्रू है लेकिन उसका जो है रीजन है वो गलत है, तो उस केस में हमको थर्ड ऑप्शन लिखना होता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यदि दोनों ही गलत हैं तो उस केस में हमको इस सवाल के अनुसार फोर्थ ऑप्शन लिखना पड़ेगा। और यदि असर्शन असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, तो उस केस में इस क्वेश्चंस के फॉर्मेट के फॉर्म में उसमें हमको लिखना पड़ेगा फिफ्थ ऑप्शन। तो जनरली होता क्या है कि जो OMR सीट में इस तरीके से भरना हमको पड़ता है। OMR सीट में हम लोग को जो है 4 ही ऑप्शन ही होते हैं, 5 ऑप्शन तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऑल इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन में 5 ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर चूँकि एक बहुत ही बेहतरीन नेशनल लेवल की बुक है, तो उसमें हम लोगों को जो है 5 ऑप्शन के बेस पे प्रैक्टिस कराई गई है। लेकिन जब कभी भी हमको एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो है मिले, तो सबसे पहले हमको केयरफुली उस फॉर्मेट को समझ लेना है कि 4 ऑप्शंस में है कि 5 ऑप्शंस में है, और उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कौन किसका ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर भी वो बदल करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस तरीके से आप जो है टेक केयर करेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 के साथ चलते हैं। असर्शन लिखा हुआ है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। असर्शन को ध्यान से पढ़ना है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रीजन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो SRP है, देखिए रिडक्शन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो क्या है, निगेटिव है। तो आइए देखें, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बात सही है। कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, एकदम बात सही है। करेक्ट स्टेटमेंट असर्शन जो है करेक्ट है, और जो SRP है वो निगेटिव है कॉपर के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, ये बात एकदम गलत है, ये सही नहीं है। तो इसमें देखिए असर्शन सही है, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स,
बट द रीजन इज फॉल्स। रीजन क्या है, एक इसका जो है SRP नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से 56 का जो करेक्ट आंसर बनेगा या करेक्ट ऑप्शन जो भरेंगे आप, दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन। असर्शन तो सही है, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। फिर उन्हीं जो है स्टेटमेंट को, हर एक क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट का पैरामीटर बदल सकता है माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि बोथ असर्शन है रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन है रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये पूरे स्टेटमेंट को बिना पढ़े आप कदापि इस प्रकार के सवाल को नहीं करेंगे। यदि इस प्रकार से मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड इनटू द एग्जामिनेशन। आइए चलें देखें। असर्शन दिया है ई सेल शुड हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर सेल टू फंक्शन। बात सही है। सेल का जो पोटेंशियल है, यदि काम करना है तो हमेशा सेल का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एकदम बात सही है, एकदम बात सही है। यस, ई कैथोड इज लेस देन ई एनोड। जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कैथोड पे किस प्रकार का पोटेंशियल होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो कैथोड का जो पोटेंशियल है कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। कैथोड का पोटेंशियल पॉजिटिव, एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव, जबकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है। तो इस पर्टिकुलर 57 क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। अगेन 57 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आइए 58 के साथ चलें। असर्शन रीजन में फिर वही चीज़ है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको और इसके बेस पे देखेंगे क्या बनता है आंसर। तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। बात सही है। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप डाइल्यूट करोगे कंडक्टिविटी, तो उसमें आयनों की संख्या जो है पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आयनों की संख्या घटने लगेगी। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। ये भी बात सही कह रहा है। तो इस तरीके से बोथ असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन बनेगा इसका फर्स्ट। हो सकता है आपके OMR शीट में ABCD करके, तो मैं बार बार आपसे इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े आप असर्शन रीजन के सवाल को कदापि नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के साथ। यहाँ पे दिया है मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट लिटिक सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड। बात सही है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो बहुत तेज़ी से एब्रप्टली वीक इलेक्ट्रोलाइटों का डिसोसिएशन बढ़ने लगता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट फास्टली ऑन द डाइल्यूशन। इट वाज स्टेटेड बाय द ओस्टवाल्ड इन द फॉर्म ऑफ द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइटों का डाइल्यूशन करते हैं तो ज़्यादा आयन बढ़ने लगते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। एकदम बात सही है, एकदम बात सही है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द ओस्टवाल्ड in the form of the Ostwald dilution law. So both assertion and reason are the correct and reason is the correct explanation of the assertion. तो इसका भी ऑप्शन बनेगा हमारा क्या, फर्स्ट। नाउ 60 क्वेश्चन। असर्शन दे रहा है मरकरी सेल डज नॉट गिव द स्टडी पोटेंशियल। बात गलत बार बार आ रहा है कि मरकरी सेल स्टडी पोटेंशियल देता है। माय डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर मरकरी सेल को आप दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में ये आ रहा है। मरकरी सेल डज नॉट गिव द स्टडी पोटेंशियल। बात गलत है। इन द सेल रिएक्शन आयंस आर नॉट इन्वॉल्व इन द सोल्यूशन। ये बात सही है कि मरकरी के जो आयन है रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये इनर्ट होते हैं। तो इसमें असर्शन तो गलत है, assertion is false but the reason is true in the cell reaction ions are not involved। एकदम बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो फिफ्थ बनेगा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, मरकरी सेल को इतना पढ़ करके जाइएगा कि एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम परफेक्टली कर पाएँ। आगे हमारे पास सवाल है, assertion दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन गिव्स द क्लोरीन एट द एनोड इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन। एकदम बात सही है।
NaCl का जब हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस केस में एनोड पे जो है क्लोरीन गैस मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्स द ओवर वोल्टेज। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वाला भी सवाल सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, जिसमें कि ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, ओवर पोटेंशियल चाहिए, इसलिए क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है और एनोड से जो गैस निकलती है, रिलीज होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है क्लोरीन। तो ये ओवर पोटेंशियल वाले जो ओवर वोल्टेज वाला जो सवाल है और साथ साथ में मरकरी का जो सेल है वो वाला सवाल है, इन दोनों ही टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ के तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 62 असर्शन रीजन का, फॉर मेजरिंग द रेसिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन एंड AC सोर्स इज यूज्ड। एकदम बात सही है। कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सोल्यूशन विल चेंज इफ द DC सोर्स इज यूज्ड। एकदम दोनों ही असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। फॉर मेजरिंग द रेसिस्टेंस, AC सोर्स हम लोग यूज करते हैं क्योंकि AC सोर्स अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो साइक्लिकली जो है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है। जबकि DC जो सोर्स है ये आयनाइजेशन की प्रोसेस को कैरी आउट कराता है, डायरेक्ट करंट कराती है। तो इसलिए हम लोग जो है कि इस तरीके की डिवाइस को, टेक्निक को यूज करते हैं। तो दोनों ही असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इस तरीके से आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, असर्शन इज गिवन, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन E0 सेल 0, इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल इज अटेंड। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सही सवाल है, इंपॉर्टेंट है, टिकी है। करंट रुक जाती है जब इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो E सेल जो है रुक जाती है, डेल्टा G0 वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी 0 हो जाती है क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, असर्शन रीजन के अंदर जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए सिल्वर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। तो बात सही है, लेकिन Ag और हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू, Ag हैज़ द पॉजिटिव वैल्यू, ये भी बात सही है। लेकिन दिस पर्टिकुलर जो है रीजन, इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू बी इंक्रीज द कंसंट्रेशन। यदि इंक्रीज कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तो इसके कंसंट्रेशन बढ़ने से इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉजिटिव होने का वजह क्या है कि इसका जो रिडक्शन की टेंडेंसी है वो क्या है? कम है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन की जो टेंडेंसी है सिल्वर आयन के अंदर वो कम है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सेकंड बनेगा। अगला हमारे पास है 65, कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इनटू द जिंक वेसल, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल, कदापि नहीं, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो असर्शन भी गलत है, बोथ असर्शन एंड रीजन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो दोनों ही गलत हैं। इसलिए इस 65 का जो आंसर बनेगा वो फोर्थ बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। Okay, so with this we are stopping here, end of the electrochemistry NCERT एग्जाम्पलर के जितने भी टाइप के जो है मैक्सिमम टाइप के जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे, जैसे कि मल्टीपल चॉइस फर्स्ट टाइप जिसमें 1 करेक्ट ऑप्शन था, सेकंड करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस सेकंड, फिर वेरी शॉर्ट, इसके बाद मैचिंग द फॉलोइंग, इसके बाद असर्शन रीजन। तो इस तरीके से हम लोग अपने वीडियो को कैरी रखेंगे और 1 बाय 1 अगला जो है शेड्यूल होगा, अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आपके लिए सोल्यूशन का आएगा। तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग।